नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। ये जो हमारा आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है, आज उसमें हम पहली यूनिट कवर करेंगे जो है आपकी भौगोलिक चिंतन की सीरीज़। हम इसमें देखेंगे, पहले इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि इसमें किस किस तरीके से हम क्या क्या करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, या किस तरीके से क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर भौगोलिक चिंतन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना शास्त्रीय काल। शास्त्रीय काल में दो आते हैं आपके, ग्रीक और फिर दूसरा रोमन। और जो शास्त्रीय काल का जो एज है वो है आपकी 600 BC से 300 AD तक का टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले हम भौगोलिक जब चिंतन पढ़ते हैं तो उसमें हम इस वाले पोर्शन का अध्ययन करते हैं, जिसमें ये सबसे पहला है ग्रीक। देखिए यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके आएंगे। या तो सीधा एक क्वेश्चन बनेगा कि जो है भौगोलिक विकास में ग्रीक भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान था, उसका वर्णन कीजिए। भौगोलिक विकास में ये आपको 200 शब्दों में लिखना होगा। यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना रहेंगी। अगर 125 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 125 शब्दों में क्वेश्चन आता है तो 125 शब्द आप इसमें पर्टिकुलर जो जितने भी ग्रीक ज्योग्राफर रहे हैं उनकी व्याख्या करने को आ जाएगी। जैसे कि इसमें सबसे पहले होते हैं आपके होमर की जो बुक है आपकी इलियड और ओडिसी। इसमें ट्रोजन के वॉर के बारे में बताया है, ट्रोजन वॉर। और इसी में ही कुछ जो यूरोप के विद्वान हैं वो अपने महाभारत को भी कहते हैं कि वो ट्रोजन के वॉर से प्रभावित लिखा हुआ एक ग्रंथ है, पर ऐसा सही नहीं है। अपनी जो जय संहिता है उसमें इसका भलीभूति बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। 8,500 उसमें श्लोक लिखे गए हैं, जो कि वर्तमान में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख के आसपास हो चुकी है उसमें। तो ऐसा नहीं है। और इसमें इन्होंने 4 प्रकार की हवाओं का वर्णन किया है। इसी में इन्होंने चार प्रकार की हवाओं का वर्णन किया है, बोरस, नोटस, ह्यूरस और जेफरस। ये देखिए यहाँ पे है, उत्तर में है बोरस और यहाँ है ह्यूरस, वेस्ट में है आपकी नोटस, सॉरी यहाँ पर है आपकी साउथ में नोटस और आपकी वेस्ट में है जेफरस। तो ये इन्होंने वर्णन किया है। फिर इसके बाद आते हैं आपके दूसरे, थेल्स और एनेक्सिमेंडर। ये दोनों गणितीय भूगोल संबंधित थे। थेल्स ने जो है सर्वप्रथम जो है सबसे पहले पृथ्वी की परिधि नापने की कोशिश करी थी। और एनेक्सिमेंडर ने जो है नोमन एक यंत्र है उसे बनाया था।
जो कि घड़ी की सुई के अनुसार होता था, और वो देशांतर का ज्ञान बताता है। इसे मापक के आधार पर इसने विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया। तो इसके बारे में क्या आएगा, मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र। ये इनके बारे में। फिर आ जाते हैं अपने हिकेटियस। हिकेटियस के बारे में हो सकता है यहाँ से 125 शब्द का सीधा सीधा प्रश्न पूछ दे, क्योंकि ये हिकेटियस जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी है। फादर ऑफ ज्योग्राफी है ये हिकेटियस, क्योंकि इन्होंने जेस पेरिडोस नाम की बुक लिखी थी, और उसमें जो है क्रमबद्ध रूप से विश्व का क्रमबद्ध वर्णन किया गया था। विश्व का क्रमबद्ध वर्णन किया था। ये हिकेटियस थे। फिर हिकेटियस के बाद आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं इन्हें, फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। और इनका एक क्योट है, वो भी बहुत फेमस है, हो सकता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि इनका इतिहास को भूगोल की तरह तथा भूगोल को इतिहास की तरह पढ़ाना चाहिए या फिर देखना चाहिए, ये इन्होंने बोला था। और हो सकता है कि इसके पीछे ही आपसे ये क्वेश्चन दे दें और इसका वर्णन करवा लें, देखेंगे। ये हेरोडोटस के द्वारा कहा गया कथन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, और भी हेरोडोटस ने बहुत काम किए थे। इनका वर्णन जब हम क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराएंगे, आपको आंसर राइटिंग कराएंगे, तब उसमें देंगे। फिर इनके बाद आते हैं आपके प्लेटो। फिर आते हैं अरस्तु। अरस्तु ने जो है आगमनात्मक विधि का वर्णन किया था, और प्लेटो ने निगमनात्मक विधि का वर्णन किया था। आगमनात्मक विधि में और निगमनात्मक विधि में क्या अंतर होता है? देखो, आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि में एक अंतर होता है। मान लीजिए जैसे कि आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो इस टाइम फ्रेम में कि आपने देखा एक व्यक्ति का जन्म हुआ, फिर दूसरा व्यक्ति मर गया, जन्म हो रहा है तो और मर रहा है। तो आपने अंदाजा लगाया कि व्यक्ति का जन्म होता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी निश्चित है। जो व्यक्ति जन्म होता है वो व्यक्ति उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो एक ये नियम बन गया। तो और ये नियम कैसे बना? ये आपने अनुभव किया, देखा, प्रत्यक्ष, तब इससे जो नियम बना वो कहलाएगा आपका आगमनात्मक विधि। यानी कि स्वयं देखकर जो विधि बनाई जाए, जिसे जो सूत्र बनाया जाए या फिर जो भी कोई विधि बनाई जाए, उसे हम आगमनात्मक विधि कहते हैं। ऐसे निगमनात्मक विधि में ये नहीं होता। निगमनात्मक विधि में होता है आप जो है एक जगह चेयर पर बैठ जाइए, तो चेयर पर बैठने के बाद जो है आप सोचते रहिए, ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहिए, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई प्रैक्टिकल मत कीजिए, और जो है पृथ्वी, चंद्रमा और इन सब के बारे में सोचते रहिए कि ये खाली कैसे हैं, इनके बीच में कितनी जगह होगी, क्या होता होगा, पृथ्वी से ऊपर क्या है, पृथ्वी से नीचे क्या है। इसके आधार पर तुम एक अंदाजा लगा के एक किसी सूत्र का निर्माण करेंगे। तो यानी पहले सोचा, फिर सूत्र निर्माण हुआ इसमें। तो ये होगी हमारी निगमनात्मक इंडक्टिव मेथड की विधि, और ये हमारी आगमनात्मक विधि। और इनकी अरस्तु की पुस्तक का नाम, एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है, उसका नाम है मेट्रोलॉजिका।
फिर इसके बाद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एरेथोस्थेनीज। एरेथोस्थेनीज के भी बारे में पढ़ेंगे कि एरेथोस्थेनीज ने जो है किस तरीके से जो है इन्होंने सबसे पहले तो ज्योग्राफी शब्द दिया, इस वजह से इन्हें भी हम फादर ऑफ ज्योग्राफी कह देते हैं। और इन्होंने क्या क्या काम किया, पृथ्वी को जो है 5 कटिबंधों में विभाजित किया और एक्यूमेन शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया। अब ऐसी ऐसी चीज़ें इनके बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है इन पे भी 125 शब्द में क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। 200 क्वेश्चन 200 वर्ड में भी संभावना बन सकती है कि इन्होंने और क्या क्या किया। एक्यूमेन एक्यूमेन जो शब्द का इस्तेमाल किया उसके ऊपर भी वास्ट क्षेत्र जो है पृथ्वी का एक्यूमेन वास्ट क्षेत्र इसी पर ही जो है क्वेश्चन आ जाएगा। एक्यूमेन मतलब वास्ट क्षेत्र वो होता है, मान लीजिए पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर इतने सारे पृथ्वी पर जो है स्थल क्षेत्र बहुत ज़्यादा स्थल क्षेत्र है। तो अब मतलब मान लीजिए कहीं भी रह सकता है आदमी, बट नहीं रहता है क्योंकि अब मान लीजिए पहाड़ों पर नहीं रहता है, पहाड़ों पर नहीं रह पाया क्योंकि वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है। और जो है नदी वाले दलदली वाले एरिया में नहीं रह पाएगा, रेगिस्तानी एरिया पे नहीं रह पाएगा। तो जिस एरिया में वो रहता है, जैसे मान लीजिए मैदानी भाग है जहाँ पर उसे सभी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उसे हमने कह दिया या उसे इन्होंने कह दिया वास योग्य क्षेत्र, और जिसका नाम इन्होंने कह दिया एक्यूमी इन्होंने शब्द दिया। तो ये इनके द्वारा बताया गया था। और फिर इसमें आते हैं हिपार्कस। हिपार्कस को कहते हैं फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। और फिर लास्ट आते हैं पॉसिडोनियस। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन के आने की संभावना, जैसे कि बड़े वाले क्वेश्चन हैं उनकी उसकी तो संभावना एक ही रहेगी कि जहाँ तक यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रीक भूगोलवेत्ताओं का योगदान लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा है। फिर नहीं तो इसमें से जैसे कि हिकेटियस है और एरेथोस्थनीज हैं और जो है हेरोडोटस हैं, इन पर 125 शब्द के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस इसमें से इतनी संभावना रहती है। फिर इसके बाद आ जाता है अब हमारा अंधयुग। नहीं अंधयुग नहीं, इससे पहले आते हैं रोमन विद्वान। इस पे भी सेम सभी रोमन विद्वानों को मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो एक क्वेश्चन खाली स्ट्रैबो और टॉलमी पर आ सकता है। तो इसके देखेंगे, इसमें सबसे पहले आते हैं स्ट्रैबो, प्रादेशिक भूगोल के जनक। और इन्हें हम जो है बस्ती भूगोल के जनक भी मानते हैं। प्रादेशिक भूगोल उसे कहते हैं जैसे कि पृथ्वी को भी बांट दो, उसमें प्रदेशों का अध्ययन किया जाए कि भाई ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, शीतकालीन प्रदेश है, ये शुष्क प्रदेश है, ये आर्द्र प्रदेश है, इस तरीके से अध्ययन। तो इसके प्रादेशिक भूगोल के जनक इन्हें मानते हैं। फिर इसके बाद जो है प्लिनी आते हैं, प्लिनी इनका भी योगदान रहा है। फिर इसके बाद आते हैं टॉलमी। टॉलमी का काफ़ी योगदान रहा है भूगोल में। इन्हें जो है कार्टोग्राफी में इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। इनकी बुक का नाम था अल्मागेस्ट। जो गणितीय भूगोल और इसमें गणितीय भूगोल और खगोल विज्ञान पर आधारित है। खगोल पर आधारित है। तो टॉलमी बहुत ज़्यादा घूमते फिरते थे और इन्होंने भ्रमण करके मतलब ये भारत भी आए और इन्होंने विश्व का नक्शा बनाया। तो विश्व का जब इन्होंने नक्शा बनाया तो उसमें इन्होंने भारत में बंगाली खाड़ी, गंगा नदी, इन सब का इन्होंने वर्णन किया। तो इन्होंने पहली बार जो नक्शा बनाया वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर आधारित नक्शा था। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पहली बार अक्षांश
देशांतर पर आधारित नक्शा बनाया जिसमें इन्होंने प्रथम बार, क्वेश्चन आता है प्रथम बार, बंगाल की खाड़ी का विभाजन, बंगाली खाड़ी को दर्शाया। ये क्या, फिर उन्होंने अपने अपने साहित्य में अपने साहित्य में एक बात लिखी कि चीन के आगे एक दूसरी दुनिया है, मतलब चीन के आगे एक दूसरा लैंड है जो कि अज्ञात क्षेत्र है। अज्ञात क्षेत्र को इन्होंने नाम दिया टेरा इनकॉग्निटा, टेरा इनकॉग्निटा, अज्ञात क्षेत्र, अज्ञात क्षेत्र। और जिसमें इन्होंने बताया इसमें है एल डोराडो, एल डोराडो। तो एल डोराडो क्या होता है, ये है सोने का खदान। मतलब इन्होंने कहा कि चीन से दूसरी तरफ जो चीन को जब हम पार करेंगे तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सोने की खदान है, सोना ही सोना है, भरपूर सोना है, भरपूर सोना है। अब इसी जब इनके लेख जो है जब यूरोपियंस ने पढ़े, तो यूरोपियंस ने जब लेख पढ़े इनके, तो फिर यहाँ से यूरोप आए पूर्व की तरफ। तो जब इनके अंदर ये कीड़ा हो गया कि भाई पूर्व में इतना सारा खजाना है, इतना सब कुछ है, तो फिर इन्हें सनक उठी कि जो है हम पूर्व की तरफ खोज करते हैं। तो जब पूर्व की तरफ खोज करी तो यहीं से जो औपनिवेशवाद के जो उस ये सूत्र हैं उसकी यहाँ से संभावना हुई। यहाँ से इनके निबंध पढ़कर औपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। इनके मन में ये बात आई कि चलिए पूर्व की तरफ चलते हैं, वहाँ पूर्व को भ्रमण करते हैं कि वहाँ पर कैसा है। तब इनके पूर्व की तरफ व्यापार करने की, वहाँ पर जब इन्होंने देखा इस तरीके की व्यवस्था, फिर यहाँ पर औपनिवेशवाद स्थापना की गई। तो इस तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद आते हैं पोम्पोनस मेला। फिर इसके बाद है लास्ट पोम्पोनस मेला, यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद शुरू होता है अंधयुग। अंधयुग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि अंधयुग भूगोल में अंधयुग क्या है, किस वर्ष में, किस वर्ष से किस वर्ष तक अंधयुग हुआ, और ये क्यों आया अंधयुग। सबसे पहले तो डेट इसकी 300 एडी से 1200 एडी तक। तो इसमें क्या होता था कि इसमें जब धर्मांधता हावी हो जाती है समाज पर, तब उस समाज का अंधयुग प्रारंभ हो जाता है। तो यूरोप में ऐसे ही हुआ जब पादरियों ने पोप ने और चर्च का इतना हावी वर्चस्व हो गया समाज पर, राजाशाही बढ़कर हो गया। अब वो लोग जिस तरीके से बोलते थे, जिस तरीके से बाइबल लिखी होती थी, उसी तरीके से मनवाने की कोशिश करते थे, तो लोगों को विज्ञान ख़त्म कर दिया गया। विज्ञान की कोई बात नहीं मानते थे। पृथ्वी को एक तस्तरी के समान ही मानते थे, और मानते थे कि पृथ्वी नदी में से, उसके सूरज जो है नदी में से पैदा होता है और समुद्र में अस्त हो जाता है। इसलिए मानते थे कि चारों खंभों पर पृथ्वी खड़ी हुई है, और बीच में जो है पृथ्वी के बीच में चर्च है, और पृथ्वी के ऊपर जो है स्वर्ग है। बाकी तुम भगवान के अनुसार काम करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, भगवान के अनुसार नहीं, हमारी कई बातों को मानोगे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नर्क मिलेगा। तो इन्होंने इसी उसमें पृथ्वी का जो टॉलमी नक्शा दिया था, टॉलमी के नक्शे को हटा के इन्होंने TNO मैप नया बनाया। TNO मैप देखिए कैसा होता था। TNO मैप में बीच में इन्होंने चर्च दिखाया, यहाँ पर इन्होंने जो है यूरोप बताया,
पश्चिम में यहाँ पर अफ्रीका, पूर्व में, और उत्तर वाले पूरे भाग में यहाँ पर बताया इन्होंने एशिया। एशिया और मध्य में सबसे देखा यरूशलेम। ऐसा मैप बनाया और जो कि और इनसे पहले टॉलमी अच्छा मैप दे चुके थे इन्हें, तो इन्होंने उन सबको भुला के कहा कि भाई ये सब बेकार है और इसकी जगह जो हम बातें बता रहे हैं वो आप मानिए। तो समाज को यदि आपको भटकाना हो तो उनसे सिर्फ धर्म की राजनीति करवाइए। राजनीति करने वाले धर्म की रोटियां सेकते हैं और कुछ नहीं, समाज को बर्बाद करते हैं और धर्म के नाम पर बरगलाते हैं, अपने इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, वैज्ञानिकता से हटाने की कोशिश करते हैं, और जो वैज्ञानिक से हट गया तो बस समाज का वहीं जो है राजनीति हावी हो जाएगी। क्योंकि नहीं चाहिए राजनेताओं के नहीं पढ़ा लिखा समाज चाहिए। राजनेताओं को चाहिए कि सिर्फ उनकी बातें मानी जाए, उनके हिसाब से लोग आगे चलें, और जो जैसा है वो वैसा ही रहे, कोई भी नए की उचित की मांग ना करे। तो ये हुआ, इसमें इम्पोर्टेंट है, इस पर लिखने को बहुत ज़्यादा शब्द लिखा जा सकता है। रोमन साम्राज्य में हुआ, हालांकि जो अंत युग है वो सिर्फ रोमन साम्राज्य और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है, और यहीं पर जो है गोल्डन एज, स्वर्णिम काल किसके लिए है? ये आपका अरब के लिए, अरब भूगोलवेत्ता के लिए। क्योंकि जब यूरोप में ऐसी ऐसी बात हो रही, तब अरब में जो व्यापारी वर्ग था, जो घोड़ों पे और ऊँटों पे इधर उधर व्यापार करता था, वो व्यापार के जरिए से सारी जानकारी इकट्ठा करता था, सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ाता था, जिससे संस्कृति की जानकारी, और वो लोग किताबों में लिखते रहते थे। तो सारा ज्ञान कहाँ, पूरी दुनिया ज्ञान कहाँ इकट्ठा हो रहा था? पूरी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा हो रहा था यूरोप में, उसमें सॉरी अरब में। तो फिर इसके बाद शुरू होता है आपका अरब भूगोलवेत्ता। क्योंकि इस टाइम तक यूरोप में तो भूगोल बिल्कुल शून्य हो चुका था। यूरोप में जो है चर्च की सत्ताशाही बिल्कुल हावी हो चुकी थी। वहाँ पर चर्च जिस तरीके से करता था और पोप जिस तरीके से कहता था उसी तरीके का चलता था। परंतु ये अरब भूगोलवेत्ता सब तरीके से अपना ज्ञान अर्जन करने में उस टाइम पर लगे होते हैं। हालांकि उन्होंने कोई नया आविष्कार नहीं किया विज्ञान के लिए, इतना कोई चमत्कारिक आविष्कार हो या फिर वैसा हो, परंतु ये जो है और सारे जिधर भी ये भारत का ज्ञान था, चीन सा, एशिया का ज्ञान था, यूरोप का ज्ञान था, सबको इकट्ठा कर करके अपनी लाइब्रेरियां भर रहे थे, और जिसका ये अनुवाद करते थे अरबी और फारसी में, और उन्हें फिर पढ़ते थे ये। अब जैसे कि सबसे पहले जो है आपके हारून अल रशीद। हारून अल रशीद ने बगदाद शहर बसाया, जिसमें बैतुल अल हिकमा शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करी। बैतुल अल हिकमा की स्थापना की। अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि जो है विकास के कारण क्या थे, क्यों अरब में डेवलप हुआ है। क्वेश्चन ये आ जाएगा विकास के क्या कारण थे, विकास के क्या कारण थे। अब इसके आपको कारण, एक एक कारण लिखना पड़ेगा उसमें। तो इसमें पॉइंट में आप इसमें कारण बताता हूँ। जैसे मान लो परिवहन मार्गों का विकास था, व्यापारी लोग होते थे, और जो है उस टाइम पर जो है ऑटोमन साम्राज्य ख़त्म हो गया था। ऑटोमन साम्राज्य के बाद जो अरब साम्राज्य है उसका विकास हुआ। भारतीय संस्कृति संपर्क था इनका, और यूनानी सभ्यता, मतलब ये जो है अरब यहाँ था मध्य में, तो अरब के व्यापारी यहाँ से जाते थे तो यूरोप से, पश्चिम में जाते तो यूरोप, और पूर्व में जाते तो भारत, चाइना, भारत, चाइना और यहाँ के देशों से ये लोग वहाँ की बातें सीखते थे, वहाँ का मौसम जानते थे, वहाँ का मौसम क्या है कैसा है। और मानसून शब्द जो है, मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का दिया गया शब्द है।
और ये जो है, और ये यहाँ से, और ये यहाँ से पुस्तक लेके, यहाँ से ज्ञान लेके, मतलब यूरोप की पुस्तकों का, प्राचीन पुस्तकों का अनुवाद कराते थे। भारतीय प्राचीन पुस्तकों और भारतीय इनका ज्ञान करा के जो है अरबी भाषा में और फारसी भाषा में ज्ञान करा के ये पढ़ते थे। फिर इसमें फिर इसके जब विकास करेंगे, जब इसमें विकास के क्या कारण थे ये देखेंगे। फिर इसके बाद जो है आगे चलेंगे तो इसमें और भी जोग्राफर्स हैं, जैसे कि इब्न हाकल, इब्न सीना। अब इब्न सीना ने जो है अरब भूगोल में विश्वकोश यानी कि एनसाइक्लोपीडिया का अरब ज्योग्राफी में वर्णन किया इन्होंने। इब्न सीना है, फिर इसके बाद है अलबरूनी, नहीं अलमशूदी। अलमशूदी, तो और अलमशूदी का योगदान ही ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा है। इन्होंने तो इन्होंने बंगाल की खाड़ी में मानसून का जिक्र किया, चक्रवात का वर्णन है। मतलब इन्होंने वैज्ञानिक तरह से वर्णन नहीं किया, बट इतने बस बस उन्होंने जो भौगोलिक, जो वहाँ का भौगोलिक भूदृश्य था उसका वर्णन किया कि बंगाली खाड़ी में जो है इस तरीके की हवाएं चलती हैं। और जो है विश्व के जलवायु प्रदेशों को 14 जलवायु प्रदेशों में विश्व को विभाजित किया। फिर इसके बाद है अलबरूनी। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया। तो ये सब जो है ये सब इन्होंने वर्णन किया। फिर इसके बाद है आलिद्रशी, फिर इब्न बतूता। एमबीटी के टाइम भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक इसके समय में भारत में आया। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें भी दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें मतलब संभावना नहीं है कि इसमें क्वेश्चन, अगर इसमें 125 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 125 शब्द का क्वेश्चन आएगा तो वह ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है तो अलमसूदी या अलबरूनी, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना रहेंगी ज़्यादातर, क्योंकि अलमसूदी ने काम किया है और अलबरूनी ने भारत के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं, फिर इसके बाद है खोजों का युग। तो नहीं लगता है मतलब इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आएंगे इसमें। फिर भी जैसे प्री के हिसाब से 15वीं सदी को जो है खोजों का युग कहते हैं। फिर इसमें आपके पहले मार्को पोलो, फिर हैं आपके कोलंबस, फिर आपके वेशपुष्य, ये आपके उत्तरी अमेरिका, ये हैं दक्षिणी अमेरिका, फिर हैं इसके अंदर वास्को, भारत के मार्ग की खोज, और फिर आपका मैगलन, फिर है कुक। तो इसमें इस तरीके से हैं, कुछ ज़्यादा मतलब नहीं लगता है कि इसमें इतना डीप क्वेश्चंस आएंगे। डीप क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आने की जहाँ से संभावना रहेगी वहीं से क्वेश्चन आएंगे।
फिर जैसे समाज में पुनर्जागरण काल हुआ था, उसी तरीके का पुनर्जागरण काल हुआ ज्योग्राफी में। उसी तरीके पुनर्जागरण काल हुआ ज्योग्राफी में। तो इसमें आए आपके मर्केटर, वारेनियस, और फिर आए इसके बाद इमैनुअल, इमैनुअल कांट। फिर भूगोल में सबसे पहले, फिर ज्योग्राफी में जो है सबसे पहला जो द्वैतवाद प्रारंभ करा वो जो है वारेनियस ने करा। इन्हें हम द्वैतवाद का जनक भी बोलते हैं, द्वैतवाद का जनक भी बोलते हैं। इन्होंने कहा कि सामान्य भूगोल और सिर्फ विशिष्ट भूगोल। मतलब सामान्य भूगोल में होता है कि पृथ्वी को, जैसे पृथ्वी पूरी पृथ्वी में अगर किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, तो जैसे तापमान का अध्ययन कर रहे हैं, तो तापमान का अध्ययन पूरी पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। जैसे कि पृथ्वी का तापमान कितना है, पृथ्वी का तापमान कैसा है, पृथ्वी पर पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर ये कैसे हुआ, तो किसी भी एक सूत्र को जो है उसके पूरी पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में मानेंगे। विशिष्ट भूगोल में जो है, विशिष्ट भूगोल को ही कह सकते हैं, इसे प्रादेशिक भूगोल भी कह सकते हैं इसे। यानी कि तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, फिर एक पर्टिकुलर कोई जगह है, वहाँ का क्या तापमान है, वहाँ क्या कालक्रम है, वहाँ पर भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं, उसकी कैसे भौगोलिक विशेषताएं क्या होनी चाहिए, तो ये सब इसका विशिष्ट यानी कि सूक्ष्म क्षेत्र पर वर्णन होता है इसका। और ये है विस्तृत क्षेत्र। तो इन्हें कहा कि आप भूगोल का मतलब ये नहीं है सिर्फ पूरी पृथ्वी का एक ही सूत्र के माध्यम से अध्ययन करो, नहीं, पूरी पृथ्वी पर जो है क्षेत्रों का वर्णन किया जाए, फिर क्षेत्रों के वर्णन के बाद जो है उसमें विशिष्ट भूगोल के माध्यम से उसमें उनका अध्ययन किया जाए विशिष्ट तरीके से। और फिर इमैनुअल कांट को जो है अपवादवाद के जनक बोलते हैं। इमैनुअल कांट में सीधे सीधे पूरा 125 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना रहेंगी। और वारेनियस के द्वैतवाद के पर एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी यहाँ से। ये इस तरीके का यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेंगी। और फिर देखते हैं, फिर हम आगे चल के आ जाता है शास्त्री काल। शास्त्री काल या फिर आधुनिक शास्त्री काल। इसमें आधुनिक शास्त्री काल में दो सबसे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता आएंगे, एक है हम्बोल्ट और दूसरे रिटर। हम्बोल्ट और रिटर को जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, जब हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो उन्हें हम बहुत गहराई से इनका वर्णन करेंगे। और क्वेश्चन बिल्कुल इनसे बहुत प्रोबेबिलिटी, संभावना ज़्यादा हो जाती है इसकी कि यहाँ से क्वेश्चन आए बिल्कुल, या तो 125 शब्द में या फिर जो पूरे 200 शब्द में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आएगा कि हम्बोल्ट की विचारधारा का भौगोलिक योगदान बताइए, और इस पर एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें समानता का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आता है इनकी तुलना, अंतर, इस तरीके और क्वेश्चन आते हैं इन पे, हम्बोल्ट और रिटर पर। हम्बोल्ट की पुस्तक, हम्बोल्ट की बुक है कॉस्मस।
कॉस्मस, प्रकृतिवादी और क्रमबद्ध भूगोल, आगमनात्मक पद्धति, ये सब हम बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। ऑडिटर, एडिटर को हम आर्म चेयर ज्योग्राफर भी कहते हैं। ईश्वरवादी थे ये। बुक का नाम है अर्धकुंडे। निगमनात्मक विधि, इन्हें हम रीजन फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी कहते हैं। तो इनका अध्ययन पढ़ेंगे, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट फिर एक भूगोल में सबसे बड़ा परिवर्तन आता है सन 1859 में। इन दोनों की मृत्यु हो जाती है तथा डार्विन महोदय सिद्धांत देते हैं, विकासवादी सिद्धांत। जो कि हावी पड़ता है और सारे ईश्वरवादी सिद्धांतों पर। सभी सिद्धांतों पर, ईश्वरवादी सिद्धांतों पर इनका सिद्धांत हावी पड़ता है। इन्होंने आके मतलब जितने ही पहले ईश्वरीय सिद्धांत थे कि ईश्वर ये करता है, इन्होंने सबका एक तरफ से धराशायी कर दिया। फिर इन्होंने सीधा कहा जो इस प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा वही इस प्रकृति में जीवित रह पाएगा। ये नो सक्सेशन थ्योरी। और इससे इनके सिद्धांत से बाकी विद्वान इतने प्रभावित हुए, फिर उन्होंने अपने मत, अलग अलग मत जो है बनाने चालू कर दिए, जिन पद में फिर आएंगे। फिर बनेगा आपका जर्मन अलग हो जाएंगे, फ्रांस अलग हो जाएंगे, ब्रिटिश के अलग मत होंगे और यूएसए वालों के अलग मत होंगे। इन सब के पढ़ के कोई ईश्वरवादी को मानेगा, कोई मानवतावादी, कोई नियतिवादी होगा, कोई संभववादी होगा, कोई नवनिश्चयवाद होगा। तो इन सब के अलग अलग मत हो जाएंगे। ये सब किसके कारण हुआ? डार्विन के बाद। क्योंकि डार्विन ने सीधा ईश्वरवादी जितने भी सिद्धांत थे उन पर प्रहार किया। और उन पर प्रहार करने के अलावा फिर इन सब के जो सारे विद्वान उस समय मानते थे कि कहीं ना कहीं ईश्वर का इन्वॉल्वमेंट होता है। और फिर जब इनका ये सिद्धांत आया उसके बाद सारे कि कोई भी ईश्वर का कोई जो है इसमें योगदान नहीं होता, सब कुछ प्रकृति की देन है। और जो कोई अपने आप को प्रकृति का अनुरूप ढाल लेगा वही इस प्रकृति में जीवित रह पाएगा। ये कहना था डार्विन का। तो इन्हीं के सिद्धांत से सब प्रेरित होकर, और इन्हीं के सिद्धांत का आगे वर्णन दिखता है रेडजेल महोदय के सारे जो भी उन्होंने सिद्धांत दिए उनमें। तो भी सबसे पहले देखते हैं आप में ये भी जर्मन विचारधारा। वैसे वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट, रिटर, ये सभी जर्मन थे। फिर इसके बाद जो आधुनिक विचारधारा आती है, आधुनिक विचारधारा की नींव रखी थी ऑस्कर पाश्चल ने। पाश्चल भी बोलते हैं इसे, पैशल भी बोलते हैं। फिर इसके बाद आए रिस्थोफेन। फिर आते हैं महान भूगोलवेत्ता रेडजेल। मानव भूगोल
और राजनीति भूगोल के पिता जनक, इन दोनों के। फिर इन्होंने ही जो है भूगोल को, इनकी पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांतों को वर्णन किया। ये भी 2 भागों में आई। तो पहले भाग में तो जो है नियतिवादी सिद्धांत हैं, कट्टर सिद्धांत के समर्थक है नियतिवादी सिद्धांत के, यानी कि जो जैसा प्रकृति के हिसाब से हो रहा है वो प्रकृति के हिसाब से होगा, उसमें मानव कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो नियतिवादी सिद्धांत में ये वर्णन किया गया है। फिर इसमें इनके सिद्धांत में कुछ इन्होंने ढील दी सिद्धांत में, और इन्होंने कहा कि मानव अपनी आवश्यकता अनुसार प्रकृति के विपरीत जाकर भी काम कर सकता है। इसमें प्रकृति के वॉल्यूम 2 में प्रकृति के विपरीत जाने की बात कही। ये इसमें दिया गया है, इन्होंने कहा इसमें। तो नियतिवादी सिद्धांत के जो है पर्यावरण नियतिवाद के जनक बोले जाते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद के जनक, इसके जो शिष्य थी वो शैम्पल, अमेरिका। बाद में इन दोनों की लड़ाई हो गई विचारधारा के ऊपर, तो ये जाकर अमेरिका में चले गए। उन्होंने अमेरिका में जाकर अपने शिष्य बनाए और उनको अपनी शिक्षा इन्होंने अपने हिसाब से दी। फिर हम इसमें और देखेंगे रेड जेल के बाद, फिर इसमें रेड जेल के बाद आएंगे आपके अल्फ्रेड हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर ने जो क्षेत्रीय भिन्नता, इस पर सीधा एक 125 शब्द का क्वेश्चन भी 125 शब्द का आंसर भी लिखने को आएगा कि क्षेत्रीय भिन्नता किसे कहते हैं, भूगोल से किस प्रकार से संबंधित है, ऐसे प्रश्न इससे आएंगे। तो ये इन्होंने कहा है ये हेटनर। फिर हेटनर के बाद आएंगे पैंक बंधु। इसमें दोनों पिता पुत्र आएंगे, वाल्टर पैंक और अल्फ्रेड पैंक। फिर इसके बाद आए कार्ल सार। कार्ल सावर ने जो है सांस्कृतिक नीतिवाद के बारे में काम किया इन्होंने इस पे। फिर इसके बाद आ जाते हैं आपके, ये यहाँ तक जितना भी पूछे जाएंगे वो यहीं तक पूछेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका फ्रांस। तो फ्रांस हमेशा जर्मनी से अलग ही चलते थे। तो जर्मनी का मानना था कि जो भी होता प्रकृति के अनुसार होता, मनुष्य उसमें कुछ नहीं कर सकता। अब फ्रांस ने इसके विपरीत विचारधारा अपनाई, जिसे हम कहेंगे संभावनावाद। मतलब मानव प्रकृति का दास नहीं है, प्रकृति के अनुरूप चल सकता है, मानव प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति की आज्ञा लेकर उसका काम कर सकता है, ये इनका मानना था। मानव प्रकृति का दास नहीं है। हो सकता है यही क्वेश्चन, हो सकता है यही लाइन आपके क्वेश्चन में आ जाए कि भाई इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर इसमें हुआ आपके ब्लाश, फिर ब्रून्स। इनसे पहले आपके जिन्हें संभावना शब्द दिया है वो है आपके फैब्रे, लुइस फैब्रे। ब्लास, ब्रून्स, मार्तोने, मार्तोने हैं। फिर है इसके बाद सिगफ्रीड, गॉटमैन। ये आपके फ्रांस के हैं। इतने इनमें से पूरा का पूरा क्वेश्चन तो आ जाएगा क्योंकि फ्रेंच ज्योग्राफर का जो है फ्रेंच विचारधारा का
भौगोलिक योगदान लिखिए तथा इनके भौगोलिक भूगोल के विकास में कौन कौन से इन्होंने सिद्धांत दिए, उन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसमें सिद्धांत आ जाएगा, ब्लास का सिद्धांत आ जाएगा, पार्थिविकता का सिद्धांत, ब्रूंस का आ जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, पेज की संकल्पना क्या है, पेज की संकल्पना ब्लास ब्लास नहीं थी। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और फिर नेक्स्ट आपका स्कूल रहेगा ब्रिटिश। ब्रिटिश में आ जाएगा आपका जितना भी मतलब सामरिक और राजनीतिक काम हुआ है वो ब्रिटिश ज्योग्राफर ने किया, जैसे मैकेंडर, गेडीज, बस्ती भूगोल, हर्बर्टसन, चार्ल्स, ये सब यहाँ काम किए। डिकिंसन, मतलब राजनीति भूगोल, बस्ती भूगोल, ये इन्होंने ब्रिटिशर्स ने काम किए। फिर इसके बाद आ जाता है आपका अमेरिका। अमेरिका है पर्यावरण नियतिवादी। अमेरिका से पर्यावरण नीतिवादी। तो इसमें आते हैं आपके सैंपल, जिसने अमेरिका में नींव रखी, हर्बर्टसन, हार्टशॉन, दोनों प्रादेशिकवाद से संबंधित हैं। तो हार्टशॉन ने एक लेक्चर दिया जो प्रादेशिकवाद के ऊपर, के जो है पृथ्वी के प्रादेश का अध्ययन करना चाहिए और उसके सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का पारंपरिक रूप से अध्ययन करना चाहिए। फिर इनके ही विपरीत में तुरंत फिर आया शेफर महोदय ने इनका कटाक्ष करते हुए अपना वो लिखा, अपना दूसरा पेपर इन्होंने प्रेजेंट किया उसमें। तो फिर यहाँ से आता है शेफर और हॉटसन विवाद। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने कही कि जो है भाई भूगोल का विकास कब तक हम पारंपरिक तौर पर करते रहेंगे। हार्टसन का मानना था कि हार्टसन का मानना था कि पारंपरिक तौर पर ही भूगोल का विकास होना चाहिए और पृथ्वी के जो प्रादेशिक अध्ययन करो और उनका जो है वर्णन करो, बस इतने तक सीमित होना चाहिए। और शेफर का मानना था कि नहीं, कि इतने से नहीं होगा, हमको मॉडल, सूत्र, नियम, गणितीय विधि, इनके आधार पर तर्कसंगत भूगोल का वर्णन करना है। तो फिर यहां से नींव पड़ेगी आपकी मात्रात्मक भूगोल की, मात्रात्मक क्रांति की यहां से नींव पड़ेगी। फिर आ जाता है इसमें पैराडाइम्स इन ज्योग्राफी। भूगोल में पैराडाइम इतनी कालक्रम और सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन संभावना रहेगी कि ये क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसमें भूगोल का हम सबसे पहले कार्यक्रम देखेंगे तो 1859 से पहले का टाइम था, वो था आपका हम्बोल्ट और रिटर का टाइम था। इन्होंने अपने हिसाब से नियम दिए, अपने हिसाब से इन्होंने सब बात बोली। फिर इसके बाद आ जाता है कालक्रम में सबसे पहला आ जाता है आपका नियतिवाद, फिर आया था संभववाद,
फिर इसके बाद आता है क्षेत्रीय विभेदन। फिर इसके बाद आता है मात्रात्मक क्रांति। फिर इसके बाद आता है क्रिटिकल क्रांति। मात्रात्मक क्रांति में हम जो भूगोल का अध्ययन इतना ज़्यादा नियम और सूत्रों से करने लगे, गणितीय विधियों के से करने लगे कि हम हर चीज़ को, मान लीजिए को अब जैसे कि इतने भी छोटे क्षेत्र पर अध्ययन नहीं कर सकते कि उसकी सारी की सारी जो है उसके तत्व और सारी की सारी सीमाओं को उसमें सम्मिलित करके अध्ययन नहीं कर सकते हैं। हर किसी क्षेत्र की अपनी अलग पहचान होती है। इसीलिए कोई भी नियम, कोई भी सूत्र, कोई भी विधि अपने आप में परिपक्व और परिपूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए इसमें जो है गणितीय विधि का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा था। उसमें मानवीय मूल्य, जो मानवीय मूल्य थे, भूगोल किसके लिए विषय है? भूगोल विषय है मानवों के लिए। पृथ्वी पर रहने वाले मानवों का पृथ्वी के साथ अंतर संबंध का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। जब इसी चीज़ का उसमें अध्ययन नहीं हो रहा, हम सिर्फ और सिर्फ गणितीय विधि का अध्ययन उसमें करते रहेंगे, ये कैसे बना, ये कैसे हुआ, सिर्फ हम इसी चीज़ का अध्ययन रखेंगे, मानव पर प्रभाव और मानव के विचार, जब तक इस चीज़ का समाकलन उसमें नहीं करेंगे तो उसके बिना तो भूगोल अधूरा है। फिर इन्होंने विचार, जो भी विद्वान थे उस टाइम के 1950 से 1975 तक के विद्वान थे, इन्होंने डडले स्टाम्प हैं और बेकन हैं, तो इन्होंने अपने ही सिद्धांतों पर जो है इनको वो शक हुआ कि भाई हम कहीं इतने तो गणितीय उसमें नहीं घुसते जा रहे कि हम अपने ही भूगोल को भुला दे रहे हैं। फिर इसके बाद हुआ क्रिटिकल क्रांति। इसके बाद आया, इसमें ही फिर सारे सिद्धांत आएंगे आपके। इसमें आएगा आपका व्यवहारवाद। मानव परिस्थितिकी, मानववाद, नारीवाद, ये सब इसमें फिर पढ़ा जाने लगा। और फिर इसके बाद आया आपका आधुनिक भूगोल। आधुनिक भूगोल पूर्णतः विषय कल्याणकारी है। कल्याणकारी तथा क्रिटिकल क्रांति को समेकित करता है, समन्वित करता है। ये इसमें बताया गया। मतलब इसमें जो आधुनिक भूगोल है उसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि इसमें मानवीय मूल्य होने चाहिए प्लस गणितीय विधि, अनुसंधान, ये सब इसमें होना चाहिए। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर इसमें कुछ टॉपिक और रह जाते हैं, जैसे कि प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद मतलब ये आपका मात्रात्मक क्रांति से पहले ये नियम आया था, तो इसे भी, ये आपका यूपी GIC 2022 जो मार्च में वैकेंसी हुई थी, वहाँ पर सीधा क्वेश्चन आया था, प्रत्यक्षवाद क्या है, इसका भौगोलिक योगदान क्या था, इसका वर्णन कीजिए। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आया था। तो इसी तरीके से ऐसे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यहाँ से आने की संभावना रहेंगी। तो आज के हमने लेक्चर में देखा कि किस तरीके से जो है हमारी रूपरेखा क्या रहेगी, कैसे रहेगी। अब हम आने वाले लेक्चर में हम एक एक टॉपिक के 5-5 क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस को हल कराएंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए जाएंगे जो आप हमें सबमिट करोगे, जिसका इवोल्यूशन किया जाएगा। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है आपको यहाँ से, और जब हम आपको ये कराएंगे, इसके आंसर लिखवाएंगे, तब इसकी डिटेलिंग पूरी बताएंगे और
किस तरीके से आंसर फॉर्मेटिंग की जाएगी, किस तरीके से आंसर लिखा जाएगा, वो कराया जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही और आगे के लिए पढ़ते रहिए।